हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ में। और ऐप का नाम है शार्प लर्निंग, जहां पर कोर्सेज चल रहे हैं करंट अफेयर्स और दूसरे भी। तो ये है वीकली करंट अफेयर्स फर्स्ट एंड सेकेंड वीक जनवरी 2025 का, दोनों का एक साथ कर दिया है मैंने। तो इन दोनों सप्ताह का टोटल करंट अफेयर्स आपको एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं मित्रों। और सबसे पहले राजनीति, केंद्र राज्यों के फैसले, उन सबसे रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न होगा, हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसका नाम किस पूर्व प्रधानमंत्री के सम्मान में बदल दिया है? नया नाम किसके नाम पर रखा गया? आंसर होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, तो वहाँ के हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, तो उन्होंने ये जानकारी दी है विधानसभा में। ओके, तो 1 जनवरी को इसकी घोषणा की गई है। ओके, तो ये जो इंस्टीट्यूट है उसकी 51वीं वर्षगांठ आयोजित की गई थी 1 जनवरी को, तो उसी के दौरान ये घोषणा की गई है। अगला प्रश्न लेते हैं, केंद्र सरकार ने दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की स्मृति में किस जगह एक स्मारक बनाने के लिए स्थान निर्धारित किया है? आंसर होगा राष्ट्रीय स्मृति परिसर। ठीक है, यानी राजघाट परिसर में स्थित है ये राष्ट्रीय स्मृति परिसर, तो वहीं पर ये बनाई जाएगी, स्मारक बनाया जाएगा उनका। और ये जानकारी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उनकी बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी उनको दी और फिर ये सार्वजनिक हुई थी। ठीक है, तो पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हुआ था 31 अगस्त 2020 को। ठीक है, और कब से कब तक वो भारत के राष्ट्रपति रहे थे? तो 2012 से 2017 तक भारत के वो 13वें राष्ट्रपति थे। अब आगे बढ़ते हैं और अगला है योजना से रिलेटेड, लेकिन उससे पहले बताऊं कि अगर आप करंट अफेयर्स की तैयारी करना चाहते हैं खास तौर पे, तो पूरे एग्जामिनेशन के लिए, चाहे आईएसपीसीएस हो या दूसरे एग्जामिनेशन हो, रेलवे, एसएससी, उसके लिए मेंबरशिप प्लान है 2 तरह का। आईएसपीसीएस मेंबरशिप प्लान है, दूसरा है बेसिक मेंबरशिप प्लान। तो ज्वाइन कर सकते हैं और ऐप है शार्प लर्निंग नाम का, तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या फिर आप गूगल प्ले पर सर्च कर सकते हैं शार्प लर्निंग और ज्वाइन कर सकते हैं। मामूली सा प्राइस है, छूट भी चल रही है। तो अब योजना से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न लेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला जनवरी 2025 में कहां पर रखी है? यह भी सवाल हो सकता है कि समुद्र आधारित देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब कहां पर इसकी आधारशिला रखी गई? 2 तरीके से सवाल हो सकते हैं। इसका आंसर होगा अनकापल्ली, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो 8 और 9 जनवरी को वो आंध्र प्रदेश ओडिशा के यात्रा पर थे, तो उसी दौरान आंध्र प्रदेश में 8 जनवरी को उन्होंने वर्चुअल ढंग से ग्रीन हाइड्रोजन हब का शिलान्यास किया। और इस प्रोजेक्ट में जो साझेदार है ना, वो एनटीपीसी है और आंध्र प्रदेश न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर ये काम कर रहे हैं। ग्रीन हाइड्रोजन हब ये अनकापल्ली में स्थित है, अनकापल्ली जिला है, उसका एक गाँव है पुदिमदका। ठीक है, ये गांव है। प्रोजेक्ट की जो टोटल इसमें लागत बताई जा रही है, वो इसमें निवेश जो होना है टोटल 1,85,000 करोड़ रुपए का निवेश होना है। ओके, तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। अब ये सवाल यहाँ पर होगा कि ग्रीन हाइड्रोजन होता क्या है? देखिए, हाइड्रोजन जो एनर्जी के रूप में जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो कई तरीके का होता है। और उसमें जैसे आपको मैं कुछ चीज़ें दिखा देना चाहता हूँ। हाँ, ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, ब्राउन हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, तो ये सब नाम रखा गया। ऐसा नहीं है कि ग्रे कलर का है, ये ब्लू कलर का है, ब्राउन कलर का है, ये ग्रीन कलर का है। ठीक है, ग्रीन का मतलब हुआ कि हम हाइड्रोजन को जो बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं? पानी को इलेक्ट्रोलाइजर के जरिए तोड़ते हैं और उससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग करते हैं और फिर हाइड्रोजन को इस्तेमाल कर लेते हैं अपने एनर्जी के तौर पर। ठीक है, तो ये ग्रीन हाइड्रोजन है। ग्रीन हाइड्रोजन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रिन्यूएबल एनर्जी से बना हुआ है, फॉसिल फ्यूल से नहीं बना हुआ है। ठीक है, जैसे डीजल का उपयोग करके, या अब चूंकि इलेक्ट्रोलाइजर का यूज़ करेंगे पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करने के लिए, तो उसके लिए भी एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी ग्रीन एनर्जी के जरिए आई है, जैसे सोलर पैनल के जरिए जो बिजली आई है या विंड एनर्जी के जरिए जो बिजली आई है, उससे ये बना है, इसलिए इसको हम ग्रीन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, ये पारंपरिक जो ईंधन है उसका एक ऑप्शन है और इसको व्हीकल में भी इस्तेमाल किया जाता है। ग्रीन हाइड्रोजन मतलब हुआ कि शून्य उत्सर्जन ईंधन, यानी इससे कोई प्रदूषण नहीं होगा। यहाँ तक कि ग्रीन हाइड्रोजन को बनाने में भी
प्रदूषण नहीं होगा और फिर इस्तेमाल करेंगे तो भी उसका इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात रही जो आपने जाना। ओके, अच्छा, अगर सवाल हो कि देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली कार कौन सी थी, तो वो थी मिराई। ठीक है, मिराई नाम की कार थी। 2-3 साल पहले इसको सबसे पहले जो केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं, उन्होंने इसको इस्तेमाल किया था। अभी भी वो इस्तेमाल कर रहे हैं इस कार को। ठीक है, तो ये क्या होता है, हाइड्रोजन के जरिए क्या होता है, उसमें फिर वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है और फिर वो इलेक्ट्रिसिटी से ये कार चलती है। ओके, तो ये है हाइड्रोजन जो विकल्प है, इंपॉर्टेंट बात रही। चलिए आगे बढ़ते हैं। चूँकि ये थोड़ा सा इसलिए मैंने बताया क्योंकि ये जो रिन्यूएबल एनर्जी है ना, एनवायरनमेंट है, इससे रिलेटेड प्रश्न अक्सर एग्जामिनेशन में अब ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं। ठीक है, अच्छा, ये कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में ये हब बनाया गया है और आंध्र प्रदेश, उसकी राजधानी क्या है, अमरावती है। मुख्यमंत्री है वहाँ के एन चंद्रबाबू नायडू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेंगे हम लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस केंद्र शासित प्रदेश में जडमोर सुरंग परियोजना का उद्घाटन किया जनवरी 2025 में? आंसर होगा जम्मू कश्मीर में ये उद्घाटन किया गया है। 13 जनवरी को उद्घाटन किया गया है। कश्मीर के सोनमार्ग में करीब 6.5 यानी 6.5 किलोमीटर लंबी जडमोर सुरंग है, उसका उद्घाटन किया गया है। और इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसरना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट निगम लिमिटेड के द्वारा, यानी NHIDCL के द्वारा। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये जो जम्मू कश्मीर में खासतौर पर मध्य कश्मीर का जो गंदरबल जिला है, तो उसके कंगन शहर को जोड़ेगा सोनमार्ग से। ठीक है, अब आप कहेंगे कि ये जेड मोड़ क्यों नाम रखा गया है? जेड मोड़ इसलिए है कि सुरंग के पास की जो सड़क है वो बिल्कुल जेड आकार की है, ऐसे ऐसे जेड आकार की, इसलिए इसका नाम जेड मोड़ सुरंग रखा गया। महत्व क्या है इसका? देखिए, ये एक आपने सुना होगा जोजिला सुरंग परियोजना, तो उसी का एक पार्ट भी कह सकते हैं, उसका एक मतलब सहयोगी प्रोजेक्ट कह सकते हैं इसको। ठीक है, उद्देश्य ये है कि श्रीनगर से लद्दाख तक पूरे साल कनेक्टिविटी हो सके, क्योंकि सड़क कनेक्टिविटी जो है ना, वो बर्फबारी की वजह से या बहुत ज़्यादा बरसात की वजह से या फिर भूस्खलन ही हो गया उसकी वजह से दिक्कत होती है, रुक जाती है। और ऐसे में जब चीन कभी कभी उत्तेजित हो जाता है और तनाव हो जाता है, तो ऐसे में हमें अपने जो सेना है उसको वक्त पे वहाँ पर सीमा पर पहुँचाना ज़रूरी है। तो इसके लिए ये जो तमाम जो कनेक्टिविटी हो रही है, जो सुरंग बनाई जा रही है, वो महत्वपूर्ण है। और साथ में आम लोगों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो पर्यटन पूरे साल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आगे अगला प्रश्न लेंगे। और हाँ, जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं तो वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? उमर अब्दुल्ला है। ठीक है, और वहाँ के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा है। उपराज्यपाल क्यों? क्योंकि वो एक केंद्र शासित प्रदेश है। राज्य होता तो राज्यपाल होते हैं वहाँ। अगला प्रश्न लेंगे, भारतीय रेलवे का 69th डिवीजन इनमें से कौन है जिसका उद्घाटन प्राइम नरेंद्र मोदी ने किया है? आंसर होगा जम्मू रेलवे डिवीजन। ठीक है, जम्मू रेलवे डिवीजन, तो 6 जनवरी को उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। ये डिवीजन 742.1 किलोमीटर के नेटवर्क का ये है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेंगे। समुद्र के ऊपर भारत का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ पर बना है? ग्लास ब्रिज है, आंसर होगा कन्याकुमारी में। ठीक है, और ये मैं दिखा देना चाहता हूँ कन्याकुमारी में। तो ब्रिज है, उसका जो जहाँ पर चल रहे हैं वो पूरा ग्लास का है, तो नीचे पूरी समुद्र जो है ना वो दिखाई देता है। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है हाल ही में। इस ग्लास ब्रिज की लंबाई 77 मीटर है और चौड़ाई 10 मीटर है। तो अब टूरिस्ट जो है ना वो कन्याकुमारी के तट पर विवेकानंद रॉक मेमोरियल से सीधे तिरुवल्लुवर प्रतिमा तक पहुंच सकते हैं। 133 फीट ऊंची जो वो प्रतिमा है यहाँ पर, तो वो इस जगह तक सीधे पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरी तरह से कांच का नहीं बना हुआ है, दरअसल ये स्टील का बना हुआ है, लोहे का बना हुआ है, और इसका जो मजबूत कांच नीचे की ओर रखा गया है ताकि एक शानदार अनुभव हो वहाँ पर चलने में। आगे बढ़ते हैं और अब अंतर्राष्ट्रीय संगठन से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेंगे। और आप देख रहे हैं
करंट अफेयर्स वीकली। ठीक है, तो प्रश्न होगा यहाँ पर, किस पड़ोसी देश ने जनवरी 2025 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में 2 साल के अस्थायी सदस्य के रूप में कार्यकाल शुरू किया है? अरे क्वेश्चन तो यहाँ है, तो फिर से बोल दूं प्रश्न में, किस पड़ोसी देश ने जनवरी 2025 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में 2 वर्ष का अस्थायी सदस्य के तौर पर कार्यकाल शुरू किया? आंसर होगा पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान ने ये शुरू किया है। और ये 15 सदस्यीय जो परिषद है यानी यूएनएससी है, तो उसमें से आपको पता होगा कि 10 जो है अस्थायी होते हैं और वो उनका कार्यकाल 2-2 साल का होता है। तो पाकिस्तान के साथ साथ पिछले साल ही कई देश चुने गए थे अस्थायी सदस्य के तौर पर, जैसे सोमालिया है, पनामा, डेनमार्क और ग्रीस। तो वो सभी 2-2 साल के लिए चुने गए थे और ये मेंबरशिप जो है अस्थायी तौर पर हुई है। अब आप बताइए कि यूएनएससी के 5 परमानेंट मेंबर कौन है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला प्रश्न लेंगे, आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स का 10वां अस्थायी सदस्य मेंबर कौन बन गया है? आंसर का इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया अब नया सदस्य बन गया है। 6 जनवरी को ब्राज़ील ने इसकी घोषणा की। तो 2025 की जो अध्यक्षता है वो ब्रिक्स की वो किसके पास है? तो वो है ब्राज़ील के पास, और रियो डी जेनेरियो वहाँ पर आयोजन होना है, समिट होनी है। तो ये जो है वो 10वां अस्थायी सदस्य अब इंडोनेशिया हो गया है। ठीक है, इंडोनेशिया का मैप भी देख लें, प्यारा भारत है। और अब चलते हैं इस तरफ, जो आसियान कंट्रीज़ हैं उनमें से एक है ये इंडोनेशिया। बहुत सारे द्वीपों का देश है। इसकी राजधानी जकार्ता है। वैसे नूसंतारा एक नई राजधानी बन रही है, क्योंकि आशंका है कि जकार्ता समुद्र में डूब जाएगा आने वाले कुछ दशक में। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट बात हो गई। अब देख लेते हैं ब्रिक्स के टोटल कितने सदस्य हैं मेंबर। तो ये पूरी लिस्ट मैंने यहाँ पर दे दी है, कौन कौन है। तो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया, यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इंडोनेशिया। ठीक है, ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ पर है? शंघाई, चीन में इसका मुख्यालय है। स्थापना हुई थी 2009 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेंगे हम लोग। वर्ष 2025 में ब्रिक्स समूह का 9वां भागीदार देश कौन बन गया? इससे पहले वाला जो प्रश्न था वो मेंबरशिप का था, और यहाँ पर क्या है, पार्टनर कंट्री की बात हो रही है। आंसर का इसका नाइजीरिया। ठीक है, द हिंदू ने इसके बारे में डिटेल बताया है। भागीदार देश के रूप में इसको शामिल किया गया है। ठीक है, नाइजीरिया को। ओके, तो कई सारे भागीदार देश हैं उसमें, जैसे अब नाइजीरिया हो गया, इससे पहले बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, युगांडा और उज्बेकिस्तान, ये सब शामिल है उसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब विदेश से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेंगे। और प्रश्न होगा यहाँ पर, किस देश में निकोलस मादुरो ने तीसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली है? जनवरी में, 10 जनवरी को ली है। आंसर होगा वेनेजुएला। ठीक है, वेनेजुएला दक्षिण अमेरिकी देश है वेनेजुएला। तो 10 जनवरी को उन्होंने नए कार्यकाल की शपथ ली। हालांकि कुछ वक्त पहले विपक्ष ने यह आरोप लगाया था कि चुनाव में धांधली की गई थी, और अमेरिका और जो यूरोपीय देश हैं बहुत सारे, उन सब इनको देखना नहीं चाहते निकोलस मादुरो को। ठीक है, लेकिन इन्होंने चुनाव जीता और अब वो राष्ट्रपति बन चुके हैं। ये जो देश है ना वेनेजुएला, वहाँ पर प्रचुर मात्रा में तेल का भंडार है। वेनेजुएला के चलते हैं प्यारा भारत है। वेनेजुएला जो है ना वो कहाँ पर है? तो दक्षिणी अमेरिका महादेश में स्थित है, और ये हम देख रहे हैं, ये उत्तरी अमेरिका हो गया, ये दक्षिणी अमेरिका हो गया, और उसी में इस जगह पर ये वेनेजुएला है। ठीक है, और इसी के पास ये कैरेबियन सी भी स्थित है। वेनेजुएला की राजधानी है कैरेकस। ठीक है, मुद्रा यहाँ पर चलती है वेनेजुएलन बोलीवर। ओके, तो आबादी करीब 2.83 करोड़ के आसपास है। ठीक है, पड़ोसी देश की बात करेंगे तो इधर तो ब्राज़ील हो गया। ठीक है, ये कोलंबिया हो गया और ये गुयाना हो गया। तेल की प्रचुर मात्रा है यहाँ पर, क्रूड ऑयल की, और इस पर बहुत सारे प्रतिबंध लगाए हुए हैं अमेरिका ने। ये अपना तेल भी नहीं बेच पा रहा है बेचारा, बहुत मुश्किल से बेचता है। इसकी वजह से आर्थिक
स्थिति भी यहाँ पर चरमराई हुई है। अगला प्रश्न लेंगे, आर्मी कमांडर जोसेफ ऑन को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? आंसर होगा लेबनान। लेबनान में तो वहाँ की संसद ने वोटिंग करके आर्मी कमांडर जोसेफ ऑन को नया राष्ट्रपति चुन लिया है। ठीक है, वहाँ पर सरकार भी है, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं नजीब मिकाती। ठीक है, और वहाँ पर जो हिजबुल्ला एक संगठन है जिसको इज़राइल जो है वो आतंकवादी संगठन कहता है, अमेरिका भी ये कहता है कि हिजबुल्ला जो है वो आतंकी संगठन है। तो हिजबुल्ला जो वहाँ की सरकार में भी है। ठीक है, एक बार मैप के ज़रिए चलते हैं, चीज़ों को समझते हैं। ये प्यारा भारत है और अब चलते हैं पश्चिम एशिया की ओर, जिसको अमेरिका और यूरोप के लोग मिडिल ईस्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पश्चिम एशिया, जिसको मिडिल ईस्ट भी कहा जाता है। तो उसी में यहाँ देखेंगे आप इज़राइल है, और इस जगह पर ये वाला जो हिस्सा है ना, ये जो है वो लेबनान है। ओके, और भी हम इसको जूम करके यहाँ से देख रहे हैं, ये है लेबनान। ठीक है, तो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं नजीब मिकाती, और नए राष्ट्रपति जो चुने गए हैं वो कौन चुने गए हैं? तो वो चुने गए हैं आर्मी कमांडर हैं जोसेफ ऑन। ठीक है, और यहाँ पर सरकार में हिजबुल्ला भी है। तो इस चक्कर में इज़राइल और हिजबुल्ला के बीच में अभी लगातार टकरार हुई थी। यहाँ इनकी सेना तो है लेबनान की अपनी, जिसके आर्मी चीफ ऑन है, लेकिन हिजबुल्ला की भी आर्मी है और उससे इज़राइल की लड़ाई चल रही थी। हालांकि अब थोड़ी सी शांति देखने को मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अरबी भाषा बोली जाती है। पड़ोसी देश की बात करेंगे तो ये सीरिया हो गया और इधर ये इज़राइल हो गया। अगला प्रश्न लेंगे, इनमें से किस यूरोपीय देश में 1 जनवरी 2025 को बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया? आंसर होगा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, प्रतिबंध लगा दिया पूरी तरीके से, और उल्लंघन करने पर 1000 स्विस फ्रैंक, यानी अगर रुपए में कन्वर्ट करेंगे ना 96,000 रुपीज़, 96,000 रुपीज़ तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ठीक है, एक बार स्विट्जरलैंड भी देख लेते हैं। ये प्यारा भारत है अपना, और अब चलते हैं यूरोप की ओर। यूरोप इस तरफ है, और यहीं पर ये लैंड लॉक्ड कंट्री है, मतलब हर तरफ से दूसरे देश की जो ज़मीनी सीमा है उससे घिरा हुआ है। ओके, लैंड लॉक्ड कहते हैं इसको। अगर समुद्र में जाना है या विमान से ही आगे बढ़ना है तो फिर फ्लाइट से भी, तो किसी न किसी देश के लैंड से के ऊपर से जाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो स्विट्जरलैंड से पहले बेल्जियम, फ्रांस, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड और बुल्गारिया, वहाँ भी ये कानून बनाया जा चुका है कि बुर्का नहीं पहनना है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो भी सार्वजनिक जगह हैं जैसे पब्लिक ऑफिस हो गया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, दुकान हो गए, तो और भी कई जगह पर वहाँ पर महिलाएं अपना पूरा चेहरा नहीं ढक सकेंगी। ठीक है, और ये फैसला 2021 में हुए जनमत संग्रह के आधार पर लिया गया था। ओके, तो ये जो स्विट्जरलैंड है यहाँ पर ये इसकी राजधानी क्या है? बर्न। क्या है? बर्न। ठीक है, मुद्रा यहाँ पर चलती है स्विस फ्रैंक। ठीक है, ये यूरोप में है लेकिन यहाँ पर यूरो नहीं चलता, स्विस फ्रैंक चलता है। इसके पड़ोसी देश की बात करेंगे तो आपको ये जर्मनी हो गया, इधर ऑस्ट्रिया हो गया। क्या है? ऑस्ट्रिया। ये इटली हो गया और ये फ्रांस हो गया। ठीक है, एक और छोटा सा देश है। कौन सा देश है? लिक्टेनस्टीन, जो यहाँ पर है, बहुत ही छोटा सा लिक्टेनस्टीन। तो पूछा जा सकता है इसके बारे में कि कहाँ पर है वो। भारत के साथ एग्रीमेंट भी हुआ था 2024 में। ठीक है, तो लिक्टेनस्टीन है यहाँ पर, छोटा सा है ये। अगर हम कहेंगे तो आगरा जो शहर है ना, या लखनऊ शहर कह लीजिए, आगरा से थोड़ा सा बड़ा, उसी के बराबर एक देश है ये। चलें आगे बढ़ते हैं और अब अपॉइंटमेंट से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न लेते हैं। जनवरी 1 और 2 वीक में जो भी नए अपॉइंटमेंट्स हुए हैं उन सब के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन होगा, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल यानी महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर होगा ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। क्या नाम है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। तो 18 जनवरी को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने उनको नया डीजी नियुक्त कर दिया है। ठीक है, तो उनका कार्यकाल 2027 तक होगा, 30 नवंबर 2027 तक, और वो असम मेघालय कैडर के अधिकारी हैं। बीच में
कुछ दिनों के लिए दूसरे व्यक्ति को भी लाया गया था, विपुल कुमार को भी लाया गया था बीच में कुछ दिनों के लिए इनको, ठीक है, प्रभारी के तौर पर। तो आपने पिछली बार हो सकता है करंट अफेयर्स में देखा होगा, लेकिन अपडेट नया अब ये है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। अगला प्रश्न, बीसीसीआई के नए लोकपाल कौन बन गए हैं? आंसर होगा अरुण मिश्रा, जस्टिस अरुण मिश्रा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं, तो उनको ये लोकपाल और नैतिक अधिकारी के तौर पर नियुक्त किया गया है, ठीक है। बीसीसीआई के चेयरमैन कौन है? रोजर बिन्नी है, और सचिव कौन है? देवजीत सैकिया। अगला प्रश्न लेंगे, इसरो के नए चेयरमैन और स्पेस डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी कौन बने हैं? आंसर होगा डॉक्टर वी नारायणन, ठीक है। तो इसरो के नए चेयरमैन ये हैं, अब याद रख लीजिएगा, ओके। तो उन्होंने जो है वो 13 जनवरी को कार्यभार संभाल लिया। किसकी जगह लिए? इससे पहले कौन थे? एस सोमनाथ थे इससे पहले, उन्हीं की जगह इन्होंने ली है, ठीक है। तो इसरो के जितने काम हैं इन्हीं के नेतृत्व में अब होंगे, ओके। तो इसरो के पहले चेयरमैन कौन थे? विक्रम साराभाई। और नया चेयरमैन कौन है? नया चेयरमैन उनका नाम क्या है? उनका नाम है डॉक्टर वी नारायणन। अगला प्रश्न लेंगे, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ यानी एएफआई का अध्यक्ष किसे चुना गया है? आंसर होगा बहादुर सिंह सागू, बहादुर सिंह सागू। तो वो एशियन गेम्स के गोल्ड मेडल विजेता भी रह चुके हैं। तो 7 जनवरी को उनको निर्विरोध नया अध्यक्ष चुन लिया गया है। अगला प्रश्न होगा, बीसीसीआई के नए सचिव कौन बन गए हैं, चुने हैं गए हैं? आंसर होगा देवजीत सैकिया, ठीक है, देवजीत सैकिया। अब आगे बढ़ते हैं और आर्थिक यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेंगे। प्रश्न होगा, दिसंबर 2024 में देश में खुदरा महंगाई दर कितनी थी, यानी इन्फ्लेशन रेट कितना था? आंसर होगा 5.22%। कितना? 5.22%। मतलब क्या हुआ कि 2023 दिसंबर में किसी चीज मतलब एवरेज जो महंगाई थी, सामानों की जितनी कीमत थी उससे इतना परसेंट महंगा हो गया है दिसंबर 2024 में। अब आप कहेंगे जनवरी का करंट अफेयर्स में दिसंबर की बात क्यों हो रही है? क्योंकि आंकड़ा तो महीने भर बाद ही आएगा ना, तो दिसंबर का जनवरी में ये आंकड़ा आया है, ओके। और ये रिपोर्ट किसने जारी की है? तो ये रिपोर्ट जारी की है एनएसओ ने, यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने, ठीक है। अगला प्रश्न लेंगे, भारत की थोक महंगाई दर कितनी रही दिसंबर 2024 में? आंसर होगा 2.37%। कितना? 2.37%, ठीक है। तो थोक मूल्य मुद्रास्फीति कहेंगे हम, तो ये जो इतनी रही है। अच्छा, इसको कौन जारी करता है? तो उसको जारी करता है DPIIT, यानी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ये जारी करता है। अब आगे बढ़ते हैं और सैन्य अभ्यास से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेंगे। भारत और किस देश की सेना ने सूर्य किरण युद्धाभ्यास जनवरी 2025 में आयोजित किया या मिलकर आयोजित हुआ? भारत और किस देश की सेना ने में आयोजित किया, सॉरी ये गलत है, आयोजित किया। आंसर का इसका नेपाल, ठीक है। दोनों देशों ने मिलकर किया। कहाँ पर हुआ? नेपाल में आयोजित हुआ है। सलझंडी एक जगह है वहाँ पर, और ये 18वां संस्करण है, ठीक है। अच्छा, नेपाल में अभी प्राइम मिनिस्टर कौन है? KP शर्मा ओली है। राष्ट्रपति कौन है? रामचंद्र पौडेल है। राजधानी काठमांडू है। आगे बढ़ते हैं और अब इवेंट से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेंगे। आयोजन प्रश्न होगा, विकसित भारत युवा नेता संवाद 2025 कार्यक्रम कहाँ पर आयोजित किया गया, जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी हिस्सा लिया? आंसर होगा भारत मंडपम, ये दिल्ली में आयोजित किया गया था। विकसित भारत युवा संवाद सरकारी कार्यक्रम था, ठीक है। अगला प्रश्न है, 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन जनवरी 2025 में किस जगह पर हुआ है? तो भोपाल में यह आयोजन किया गया था, ठीक है। इसका विषय था स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पारिस्थितिकीय तंत्र को समझना, ओके। और इसका उद्घाटन किसने किया? तो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, उन्होंने उसका उद्घाटन किया था। अगला क्वेश्चन लेंगे पुस्तक और लेखक से, और प्रश्न होगा यहाँ पर 1983 के क्रिकेट वर्ल्ड कप विजेता विकेट कीपर
विजेता टीम के विकेट कीपर सैयद किरमानी की ऑटोबायोग्राफी का नाम बताएं। आंसर होगा स्टम्प्ड। ठीक है, क्या नाम है? स्टम्प्ड। तो ये है बुक, इनकी ऑटोबायोग्राफी है, जीवनी है, इन्होंने अपनी लिखी है। तो उन्होंने अपने 75वें जन्मदिन पर अभी हाल ही में उन्होंने ये इसको लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन होगा, पुस्तक है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस। तो ये उसे इनमें से किसने लॉन्च किया? आंसर होगा अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह ने लॉन्च किया 2 जनवरी को। ठीक है, इस पुस्तक को 7 खंडों में प्रकाशित किया गया है, मतलब 7 इसके हिस्से हैं, और ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 3000 वर्षों का इसमें इतिहास दर्ज है। कितने वर्ष का इतिहास दर्ज है? 3000 वर्षों का। आगे बढ़ते हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे और प्रश्न होगा यहाँ, सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? आंसर होगा नोवाक जोकोविच। 430 मैच उन्होंने खेल लिए हैं। ठीक है, धीरे धीरे संख्या बढ़ती चली जाएगी, लेकिन इतना उन्होंने रोजर फेडरर को पीछे छोड़ दिया। रोजर फेडरर 429 मैच उन्होंने खेले थे ग्रैंड स्लैम में, तो इन्होंने ये खिताब जो है एक नया मुकाम हासिल किया है। अगला प्रश्न लेंगे, महिला वनडे में सबसे तेज शतक जड़ने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई है? आंसर होगा स्मृति मंधाना। 15 जनवरी को उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में सबसे तेज शतक बनाया। मात्र 70 गेंद में उन्होंने ये शतक जो है वो जड़ दिया था। ठीक है, तो यहाँ को प्रश्न समझ लीजिएगा कि महिला वनडे की बात हो रही है, महिला पुरुष दोनों मत मिला लेना। अगला क्वेश्चन, अंडर 19 महिला वनडे में 13 शतक लगाने वाली भारत की पहली प्लेयर कौन बनी है? यहाँ पर कई सारी बातें हैं, एक तो अंडर 19 है, फिर है महिला वनडे। ठीक है, दोनों बात है। और 13 शतक कौन है? इरा जाधव, मुंबई की हैं, ये फोटोग्राफर है इनका, मात्र 14 साल की हैं। ठीक है, तो उन्होंने 157 बॉल में 346 रन की रिकॉर्ड तोड़ पारी खेली थी। कई छक्के लगाए उन्होंने इस दौरान, 42 चौके लगाए, 42 चौके और 16 सिक्स लगाए उन्होंने। अगला प्रश्न लेंगे, मार्टिन गुप्टिल, उन्होंने 8 जनवरी 2025 को इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया, तो किस देश के खिलाड़ी हैं? आंसर होगा न्यूजीलैंड, वहाँ के खिलाड़ी हैं। ओपनर बल्लेबाज रहे हैं वो, तो उन्होंने कहा कि अब इंटरनेशनल मैच से विदा लेते हैं। अगला प्रश्न होगा, उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल का नाम क्या रखा गया है? आंसर होगा तेजस्विनी। ठीक है, ये नाम जो है वहाँ पर तय किया गया, ये बताया जा रहा है वहाँ की सरकार के द्वारा कि उज्ज्वलता, शक्ति और खेलों की चमकदार जो भावना है उसका प्रतीक है ये ओजस्विनी। ठीक है, तो इसको लॉन्च किया गया है राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम देहरादून में, और पूरे राज्य में इसको घुमाया जा रहा है। अगला प्रश्न होगा, खो खो वर्ल्ड कप 2025 के शुभंकर का नाम बताएं। आंसर होगा तेजस और तारा। तेजस जो है ना ऊर्जा के प्रतीक के तौर पर नीले रंग में है, और तारा जो है ना वो भी नीले रंग में है। तो तारा जो है मार्गदर्शन और आकांक्षा का प्रतीक के तौर पर इसको देखा जा रहा है, हालांकि इसको तो नारंगी रंग में होना चाहिए था। ठीक है, तो ये वर्ल्ड कप जो है ना वो 13 से 19 जनवरी तक चला है। ओके, चलें आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेंगे, पश्चिम बंगाल टीम ने कौन सी बार संतोष ट्रॉफी 2024-25 जीत ली है? आंसर का 33वीं बार। ठीक है, तो 33वीं बार उन्होंने ये टीम ने जीत हासिल की है, केरल को हराकर ये खिताब जीता है। अब आगे बढ़ते हैं और अवार्ड से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेंगे, और आप देख रहे हैं वीकली करंट अफेयर्स। तो प्रश्न होगा अगला, और ये कई प्रश्न अभी आने वाले वो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से हैं। तो क्वेश्चन होगा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 के विजेता कौन है? आंसर होगा उपरोक्त सभी।
गुकेश डी, मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार। ठीक है, तो ये सारे हैं विजेता इस बार के। और खेल मंत्रालय ने ये राष्ट्रीय खेल पुरस्कार का ऐलान किया और बाद में राष्ट्रपति ने ये अवार्ड दिए सबको। ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, उसके बारे में आप जानते होंगे। ये सबसे बड़ा खेल का अवार्ड है। ये आजीवन जो उपलब्धियां हैं खिलाड़ी के, उसके लिए ये दिया जाता है। तो गुकेश डी वो शतरंज के खिलाड़ी हैं और वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप उन्होंने 2024 की जीत ली थी 11 दिसंबर को। चीन के डिफेंडर डिंग लिरेन उन्हें हराकर ये खिताब जीता था। ठीक है, मनु भाकर उन्होंने अगस्त सितंबर 2024 पेरिस ओलंपिक गेम्स में डबल ओलंपिक मेडल जीते थे उन्होंने। हरमनप्रीत सिंह हॉकी से हैं, उनकी कप्तानी में भारतीय हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक 2024 में ब्रॉन्ज और एशियन में ब्रॉन्ज मेडल जीता था और एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था। अगला नाम है प्रवीण कुमार का। वो पेरिस पैरालंपिक में उन्होंने पुरुषों की ऊंची कूद में एशियाई रिकॉर्ड बनाया था और गोल्ड मेडल जीतकर सबको चौंका दिया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, खेल कूद में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार 2024 मिला है? यहाँ पर एक चीज मैंने दिया है, लाइफ टाइम के अलावा लाइफ टाइम भी अवार्ड दिया गया है, उसमें आंसर होगा 32। ठीक है, 32 खिलाड़ी हैं। देखिए, ये जो अवार्ड है वो पिछले 4 वर्षों की अवधि में जो बेहतर प्रदर्शन करते हैं खिलाड़ी, उसके लिए दिया जाता है। ठीक है, तो ये इन सब के नाम, पूरी लिस्ट ये रही। 32 टोटल हैं अर्जुन पुरस्कार 2024। ठीक है, ये घोषणा तो 2025 में की गई है, लेकिन अवार्ड ये 2024 का है। ओके, तो पूरी लिस्ट मैंने ना पीडीएफ में दे दिया है, आप चाहें तो देख सकते हैं इसको। और पीडीएफ उन लोगों को मिलेगा जिन लोगों ने करंट अफेयर्स का मेंबरशिप लिया हुआ है या फिर कोई कोर्स परचेज किया हुआ है, उनको शार्प लर्निंग ऐप पर मिल जाएगा। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेंगे हम लोग। अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। खेलकूद में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम, यहाँ पर लाइफ टाइम की बात हो रही है, 2024 किन खिलाड़ियों को मिला है? आंसर होगा ए और बी दोनों, यानी सुच्चा सिंह एथलेटिक्स में और मुरलीकांत राजाराम पेटकर ये पैरा तैराकी में। ठीक है, तो ये जो अवार्ड है ये इन दोनों को दिया गया है। ओके, और अगर हम इस तरह से पूछा जा सकता है सिर्फ कि अर्जुन पुरस्कार कितनों को मिला है, तो फिर 34 हो जाएगा। और अगर बात होगी लाइफ टाइम की इसको, तो 2, और अगर सवाल हो कि लाइफ टाइम छोड़ के अर्जुन पुरस्कार कितनों को मिला है, तो 32 होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेंगे हम लोग। खेल और खेलों में उत्कृष्ट प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 नियमित श्रेणी में किन्हें मिला है? आंसर होगा सुभाष राणा, दीपाली देशपांडे और संदीप सांगवान। ठीक है, तो इन सबको ये अवार्ड दिया गया है राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न लेंगे। खेल और खेलों में उत्कृष्ट प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 आजीवन श्रेणी की बात हो रही है, किसे मिला? आंसर होगा एस मुरलीधरन बैडमिंटन में, और आर्माडो एंग्लो कोलाको फुटबॉल से, इसके अलावा अमन सहरावत, राकेश अग्रवाल। तो इन सब को ये अवार्ड आजीवन श्रेणी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन लेंगे, किस संगठन को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2024 मिला? आंसर फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये पिछले 3 वर्षों में जो खेल के प्रचार है, विकास है, इसकी बेहतर भूमिका के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न, किस यूनिवर्सिटी को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी यानी MAKA ट्रॉफी 2024 उसका समग्र अवार्ड दिया गया, मतलब समग्र विजेता का ये? आंसर होगा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। ठीक है, तो ये क्यों मिलता है ये वाला अवार्ड? तो ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो होता है ना, उसमें जो बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं, तो जिस यूनिवर्सिटी के सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले बच्चे हैं, जो यूनिवर्सिटी है, उसको दिया जाता है ये अवार्ड। अगला प्रश्न लेंगे, अब आगे बढ़ते हैं। अब अवार्ड में ही दूसरे प्रश्न। क्वेश्चन होगा,
किस देश ने भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII के पूर्व DG तरुण दास को मानद नागरिक पुरस्कार, ये सर्वोच्च सम्मान उसका है, तो वो दिया है। आंसर का इसका सिंगापुर ने ये अवार्ड दिया। सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं थर्मन षणमुगरत्नम, तो उन्होंने 15 जनवरी को CII के पूर्व महानिदेशक को ये मानद अवार्ड दिया है। ठीक है, एक बार सिंगापुर देख लेते हैं मैप के ज़रिए। बहुत ही छोटा सा देश है, ये प्यारा भारत है अपना, और हम लोग अब देखते हैं आसियान कंट्रीज़ में, ये तो सिंगापुर यहाँ पर है, ये छोटा सा है। और जूम करते हैं तो यहाँ पर देखिए सिंगापुर एक सिटी ही है, राजधानी सिंगापुर सिटी कहते हैं। राष्ट्रपति थर्मन षणमुगरत्नम है, प्राइम मिनिस्टर हैं लॉरेंस वोंग। ओके, आबादी करीब 60 लाख है, लेकिन आर्थिक तौर पर बहुत ही मजबूत देश है। आगे बढ़ते हैं और अब इंडेक्स और सूचकांक से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेंगे। इंडेक्स यानी सूचकांक। प्रश्न होगा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 जनवरी में जारी, देखिए 2 बार जारी होता है साल में, तो इसलिए मैंने यहाँ पर दे दिया है जनवरी में जारी। तो उसमें भारत कौन से में स्थान पर है? आंसर होगा 85वें स्थान पर है। ठीक है, पहले जो है ना ये संख्या स्थान जो है सो वो 80 था 2024 में, लेकिन अब 85 हो चुकी है। और भारतीय पासपोर्ट से दुनिया के 57 देशों में वीज़ा फ्री यात्रा की जा सकती है। यहाँ पर जो पासपोर्ट है वो कितना पावरफुल है ये देखा जाता है, तो तय किया जाता है मतलब कितने देशों में बिना वीज़ा के यात्रा कर सकते हैं। जैसे कई सारे देशों में, ज़्यादातर देशों में जाने के लिए वीज़ा चाहिए होता है, यहाँ केवल मतलब 57 देश हैं, वहाँ पर केवल पासपोर्ट हो तो आप एंट्री ले सकते हैं, जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन इससे रिलेटेड है कि दुनिया में पहला स्थान किसका है, कौन सा हो सकता है? आंसर है सिंगापुर। अभी चर्चा हुई थी इससे पहले वाले देश की। ठीक है, सिंगापुर है और 195 देशों में इसके जो नागरिक हैं सिंगापुर का पासपोर्ट लेकर यात्रा कर सकते हैं बिना वीज़ा के। जापान दूसरे नंबर पर है, और फिर दक्षिण कोरिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन और फिनलैंड ये तीसरे स्थान पर है। आगे बढ़ते हैं और साइंस एंड रिसर्च से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न लेंगे हम लोग। क्वेश्चन होगा इसरो ने स्पारडेक्स डॉकिंग प्रयोग जनवरी 2025 में किया, तो इस उपलब्धि को प्राप्त करने वाला भारत कौन सा देश बन गया? आंसर का चौथा, 4th ऐसा देश बन गया। इससे पहले डॉकिंग जो है ना अंतरिक्ष में वो केवल अमेरिका, फिर रूस, फिर चीन ने किया था, और अब चौथा देश भारत हो गया। डॉकिंग का मतलब क्या हुआ? एक दूसरे को जोड़ना, तो 2 सैटेलाइट को कनेक्ट कर दिया गया। ठीक है, तो इसरो ने 16 जनवरी को ये प्रयोग किया सफलतापूर्वक। ओके, क्यों इम्पॉर्टेंट है ये? आने वाले वक्त में हम लोग बहुत सारे मतलब भारत जो है ना अभियान चलाने वाला है। चंद्रयान को लेकर नए मिशन लॉन्च होने हैं, गगनयान मिशन लॉन्च होना है जिसमें अंतरिक्ष यात्री जाएंगे भारतीय। तो इन सब के लिए क्या है, मतलब एक साथ बहुत भारी वजन के सामान तो नहीं ले जा सकते। आने वाले वक्त में हम लोगों ने ये भी तय किया हुआ है भारत ने कि हम स्पेस में स्टेशन बनाएंगे, अंतरिक्ष स्टेशन बनाएंगे, तो एक साथ इतने भारी सामान को नहीं ले जाते हैं। उसमें क्या होता है, पहले कुछ पार्ट गया, फिर पीछे दूसरा पार्ट गया, दोनों कनेक्ट होता चला गया, तभी तो इतना बड़ा अभी ISS है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। ठीक है, तो इसरो ने ये शानदार कामयाबी हासिल की है। ओके, अभी चेयरमैन कौन है इसरो के? डॉक्टर V नारायणन। आगे बढ़ते हैं और अब निधन से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेंगे। किस क्षेत्र के वैज्ञानिक और पद्मश्री पुरस्कार प्राप्तकर्ता KS मणिलाल का निधन हो गया 1 जनवरी 2025 को? आंसर वनस्पति के क्षेत्र में उसके वनस्पति वैज्ञानिक थे, उनका निधन हो गया। ठीक है, केरल से थे, उनकी आयु 86 ईयर थी। और उनको क्यों जाना जाता है? सबसे ज़्यादा इसलिए जाना जाता है उन्होंने 17वीं शताब्दी की लैटिन वनस्पति रचनाएं, उसका नाम है हॉर्ट्स मलबारिकस, तो उसका अंग्रेजी और मलयालम में अनुवाद किया था, उसके लिए काफ़ी पॉपुलर है। 2020 में उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन,
पी जयचंद्रन का निधन हो गया 9 जनवरी 2024 को। तो इनमें से वो क्या थे? प्लेबैक सिंगर थे, केरल के मूल रूप से रहने वाले थे, 81 ईयर के थे, ठीक है। 16,000 से ज़्यादा उन्होंने गाने गाए थे, तमिल, कन्नड़, तेलुगु और हिंदी भाषा में भी। अगला प्रश्न है, एस जयचंद्रन नायर का निधन हो गया 2 जनवरी 2025 को। तो इनमें से क्या थे? आंसर, लेखक और पत्रकार थे वो। 85 ईयर के थे, मलयालम लेखक पत्रकार थे, केरल के रहने वाले थे वो, ठीक है। कई सालों तक उन्होंने केरल कौमुदी और समकालिका मलयालम जैसी पत्रिकाओं में प्रमुख भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न लेंगे, वैज्ञानिक डॉक्टर राजगोपाला चिदम्बरम, उनका निधन हो गया 4 जनवरी 2025 को। तो इनमें से क्या रह चुके थे वो? आंसर को उपरोक्त सभी, यानी परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष थे, भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार रह चुके थे और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर वो रह चुके थे, ठीक है। तो ये नाम आप ध्यान रखिएगा। डॉक्टर आर चिदम्बरम भी शॉर्ट में उनको कहा जाता था। और आपको बताऊं कि उन्होंने जो है ना वो 1974 में जो न्यूक्लियर टेस्टिंग हुई थी ना, उसमें भी प्रमुख भूमिका निभाई थी। और फिर 1998 में जो पोखरण में परमाणु विस्फोट करके टेस्ट किया गया था, उसमें प्रमुख भूमिका निभाई थी इन्होंने। इनको 1975 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया था और 1999 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अब आगे बढ़ते हैं और पर्यावरण से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न लेंगे। क्वेश्चन होगा, यूरोपीय जलवायु एजेंसी कोपरनिकस के अनुसार अब तक का इतिहास का सबसे गर्म वर्ष कौन सा रहा है? पिछले 1.25 लाख साल में बात होंगी। आंसर होगा 2024, पिछला साल। अभी तो ठिठुर रहे हैं आप ठंड से, लेकिन पिछला साल बहुत ही गर्म रहा है, ठीक है। इसके बारे में और कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ लिखे हैं। देखिए, औद्योगिक क्रांति से पहले के मुकाबले, यानी 1870 के आसपास, उसके मुकाबले ये टेम्परेचर ग्रोथ जो है ना 1.5 डिग्री से ज़्यादा हो गया। मतलब ये तय किया हुआ है पेरिस जलवायु समझौते के तहत कि हम लोग औद्योगिक क्रांति से पहले के मुकाबले कोशिश की जा रही है कि 1.5 डिग्री के नीचे रखा जाए। वैसे तो 2 डिग्री का है कि 2 डिग्री लिमिट रखा जाए, लेकिन कोशिश ये है कि 1.5 डिग्री रखा जाए। लेकिन 2024 का जो तापमान है वो 1.55 डिग्री अधिक था औद्योगिक क्रांति से पहले के मुकाबले, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे कि कितना एवरेज टेम्परेचर था, औसत वैश्विक तापमान 15.1 डिग्री सेल्सियस था। औसत मतलब जहाँ बहुत गर्मी है और जहाँ बहुत ठंडा है, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव और फिर रेगिस्तान, ये सब कुछ औसत मिलाया जाए तो, ठीक है। अब एक और बात है कि 1.25 लाख साल में सबसे गर्म, अब ये कैसे कह सकते हैं कि 1.25 लाख? तो देखिए, कोपरनिकस के रणनीतिक जलवायु प्रमुख हैं समंथ बर्गेस। तो उनका कहना है कि उन्हीं का दावा है कि ये 1.25 लाख साल यानी 1,25,000 साल में सबसे गर्म रहा है। ये कैसे तय होता है? देखिए, क्या है ना कि वैज्ञानिकों ने लाखों करोड़ों साल पुराना का टेम्परेचर जो है वो रखा हुआ, टेम्परेचर का आंकड़ा रखा हुआ है। वैसे तो हम कहेंगे कि आपको बताऊं कि दुनिया भर में जो टेम्परेचर को मापने का, यानी टेम्परेचर को रिकॉर्ड करने की जो परंपरा है ना, वो 1850 में शुरू हुई थी, 1850 में। लेकिन वैज्ञानिकों ने 1.25 लाख का भी, उससे भी पहले, करोड़ों साल पहले के टेम्परेचर को रिकॉर्ड रखा हुआ है। कैसे रखा हुआ है? जो फॉसिल यानी जो लकड़ी वगैरह है ना, जो दबे हुए हैं, उसकी जो उससे कार्बन डेटिंग की जाती है, फिर उससे टेम्परेचर भी निकाला जाता है। इसके अलावा जो बर्फ़ हैं, जो उत्तरी दक्षिणी ध्रुव में जो बर्फ़ हैं, वहाँ का जो बर्फ़ का कोर है, उससे निकाला जाता है। मतलब वैज्ञानिक विधि अपनाई हुई है कि हम कैसे करोड़ों साल पहले का टेम्परेचर भी प्राप्त कर लें। तभी तो हम आज कहते हैं कि एक समय ऐसा आया था जब टक्कर हुई थी जो एस्टेरॉयड से पृथ्वी की, उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा गर्म हो गई थी पूरी पृथ्वी और डायनासोर ख़त्म हो गए और बहुत सारे जीव जंतु ख़त्म हो गए। तो वो सारे टेम्परेचर, एक समय ऐसा भी आया था, वैज्ञानिक कहते हैं ना कि एक समय ऐसा भी आया था जब
पूरी उसी के बाद कि पूरी पृथ्वी जो है वो बिल्कुल बर्फ बन गई थी, ठीक है, शीत युग आ गया था। तो ये सारे टेम्परेचर कैसे, ये सब वैज्ञानिक ढंग से पता लगाया गया है और तब इसलिए ये कहा जा रहा है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेंगे। किस राज्य के अभयारण्य में बैंडेड रॉयल तितली, उसका एक और नाम रखा गया है, रचना जलिंद्रा इंद्र, तो देखी गई है आंसर है त्रिपुरा में। ठीक है, 3 जनवरी को ये जानकारी साझा की गई है। ठीक है, त्रिपुरा एक बार मैप के जरिए भी समझ लेते हैं। प्यारा भारत है और इधर नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा है, पूर्वोत्तर का, उसी में त्रिपुरा यहाँ पर है। ये वाला जो आप राज्य देख रहे हैं ये बांग्लादेश की सीमा से सटा हुआ है। यहाँ की राजधानी त्रिपुरा की अगरतला और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मणिक साहा, गवर्नर हैं इंद्रसेन रेड्डी। अगला क्वेश्चन लेंगे, भारत की पहली तटीय और वाटर पक्षियों की गणना किस जगह पर हुई है? आंसर का राष्ट्रीय समुद्री उद्यान और अभयारण्य जामनगर में। ठीक है, वहाँ पर की गई है 3 से 5 जनवरी को। जैसे इसका कैलकुलेशन यानी जो गणना है उसकी रिपोर्ट आती है तो फिर मैं डिटेल बताऊंगा आपको। ठीक है, गुजरात में जामनगर। अगला प्रश्न लेंगे हम लोग, क्वेश्चन होगा, भोपाल गैस त्रासदी के कितने वर्ष बाद जनवरी 2025 में यूनियन कार्बाइड के कचरे को वहाँ से हटाया गया? 40 ईयर इसका आंसर होगा, 40 साल बाद वहाँ से हटाया गया है यूनियन कार्बाइड की जो उसमें जो दुर्घटना हुई थी, गैस त्रासदी हुई थी, वो कब हुई थी? 3 दिसंबर 1984 को 2 और 3 की रात को हुई थी, 2 और 3 की रात को 1984 में। ठीक है, भोपाल में यूनियन कार्बाइड, अब उसको डॉव केमिकल्स कहा जाता है। उसमें क्या हुआ था, एक जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनाइट वो लीक कर गया था वहाँ से, और जिसकी वजह से भोपाल में माना जाता है कि 15,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी और लाखों लोग अपंग हो गए थे, घायल हो गए थे, करीब 5 लाख से ज़्यादा। हालांकि आधिकारिक तौर पर जो मौतों का आंकड़ा है वो 5,400 के आसपास बताया जाता है। ठीक है, तो मुख्य आरोपी जो था वो वारेन एंडरसन था, जो इस कंपनी का सीईओ था। बाद में वो भाग गया था या कहीं भगा दिया गया था। तो इतने सालों से ये कचरा यहीं पर पड़ा हुआ था, अब इसको वहाँ से शिफ्ट किया गया है दूसरी जगह पर, और फिर उसको किस जगह पर शिफ्ट किया गया ये भी सवाल हो सकता है। तो मध्य प्रदेश में ही पीथमपुर, थार जिला है, तो उसी के पीथमपुर के पास एक गांव है, वहाँ पर उसको जलाया जाएगा, एक फैक्ट्री में ख़त्म कर दिया जाएगा। अब इस वीडियो के आखिरी हिस्से में हम लोग पहुँच चुके हैं और दिवस से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न लेंगे। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस यानी नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 16 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती होती है। स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? तो 11 जनवरी को मनाई जाती है। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का निधन हो गया था 11 जनवरी 1966 को। कहाँ पर? तो ताशकंद में, उज्बेकिस्तान में। ठीक है, पाकिस्तान से समझौते के सिलसिले में वो गए हुए थे और अचानक उनका निधन हो गया था। अगला प्रश्न, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है इसी दिन? क्योंकि इसी दिन 15 जनवरी 1949 को 1949 को भारतीय सेना के उस वक्त के लेफ्टिनेंट जनरल केएम करियप्पा को कमांडर इन चीफ बनाया गया था उस वक्त। ठीक है, बाद में फिर कमांडर इन चीफ का टाइटल जो है वो राष्ट्रपति को दे दिया गया था। ओके, जब संविधान लागू हुआ था उसके बाद से। ओके, तो कमांडर इन चीफ थे पहले के जनरल केएम करियप्पा। इससे पहले ना ये जो पद था वो अंग्रेजों के पास था, मतलब आज़ादी तो मिल गई थी लेकिन भारतीय सेना और पाकिस्तानी सेना दोनों का जो चीफ हुआ करता था वो अंग्रेजी हुआ करता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन होगा, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व ब्रेल दिवस। अगला प्रश्न, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसी दिन
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत पहुंचे थे, वापसी की थी उन्होंने। उसके बाद आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई थी। अगला प्रश्न, विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया जाता है? तो 6 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन होगा, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। और इस बार की थीम है हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज़। ठीक है, तो ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और हाँ, जाते जाते मैं बताऊं कि बीपीएससी का बैच चल रहा है शानदार ढंग से। फाउंडेशन बैच है, प्री और मेंस दोनों की तैयारी कराई जा रही है, ज्वाइन कर सकते हैं आप। और हाँ, इस वीडियो का जो पीडीएफ है ना, वो आपको शार्प लर्निंग ऐप पर मिलेगा, लेकिन जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया हुआ है या कोई कोर्स परचेज हुआ है उनको। तो जिन लोगों ने लिया हुआ है वो जाइए ऐप पर और देखिए, वहाँ पर फोल्डर में ये मौजूद है। ओके।